बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड इस्केमिक स्ट्रोक। ठीक है। इस्केमिक स्ट्रोक का मतलब यह है कि इट इज स्कीम या डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन विच लीड टू इन्फाक्शन। अगर ब्लड सप्लाई कहीं पे कम हो जाए तो वहाँ पे लोकल एरिया के अंदर सेल डेथ होती है एंड दैट विल कॉज लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। एज आई टोल्ड यू बिफोर, if the question asked in the exam which type of necrosis is commonly seen in ischemic stroke or brain, that is called liquefactive necrosis। अब जो ischemic stroke है वो तीन तरह की होती है। नंबर वन थ्रोम्बोटिक या एम्बोलिक या हाइपोक्सिक। थ्रोम्बोटिक मीन ड्यू टू क्लॉट फॉर्मिंग डायरेक्टली एट द साइट ऑफ इन्फाक्शन। अगर ब्रेन के अंदर वेसल में द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इज एमसीए, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर क्लॉट बने जिसकी वजह से लोकल सेल की डेथ हो जाए, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोटिक। अगर फॉर एग्जांपल थ्रोम्बस कहीं और है, वहां से एक पीस डिटेच हो जाए एम्बुलेंस की शक्ल में फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी और फिर जाकर ये ही स्ट्रोक कराए, तो उसको हम एम्बोलिक कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अगर थ्रोम्बस प्राइमरीली ब्रेन के अंदर बने वो थ्रोम्बोटिक है, लेकिन अगर वो कहीं और से अदर पार्ट ऑफ द बॉडी से आकर ब्रेन के अंदर वेसल को ब्लॉक करे तो एम्बोलिक है। लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन, कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस, डीवीटी, patent foramen ovale, and infective endocarditis. These all are those causes which can lead to embolic stroke. Hypoxic mean due to systemic hypoperfusion या hypoxemia, especially in the shock condition। क्योंकि जो शॉक होता है इसमें आर्गन की तरफ जो परफ्यूजन है वो काफी हद तक कम हो जाती है। हाइपो परफ्यूजन उनके अंदर हमारे पास क्या होती है, हाइपोक्सिक स्ट्रोक के चांसेस ज्यादा होते हैं। ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। इनिशियल ड्रग इज टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, but that should be given only within 3 to 4.5 hour of inset and there is no hemorrhage or risk of bleeding। कहते हैं कि अगर इस्केमिक स्ट्रोक में ब्लीडिंग की हिस्ट्री नहीं है और पेशेंट 3 से 4.5 घंटे के अंदर अंदर लाया गया है, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू दैट इज टीपीए। फिर इसके बाद हम मेडिकल थेरापी में एस्पिरिन दे सकते हैं, क्लोपिडोग्रेल, एंड वी शुड कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, लिपिड, स्मोकिंग सीजेशन एंड कंडीशन विच इंक्रीज द रिस्क लाइक एएफib एंड कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, वो हम देंगे। तो आप लोगों से सवाल ये पूछा जाएगा कि इस्केमिक स्ट्रोक के अंदर 3 से लेकर 4.5 घंटे के अंदर अंदर जो ड्रग दिया जाता है दैट इज नोन एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज कॉल्ड टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। फिर ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक में देते हैं। ठीक है। ब्रीफ रिवर्सिबल एपिसोड ऑफ फोकल न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन विदाउट इंफाक्शन। जो टीआईए है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक्चुअली इट इज अ ब्रीफ रिवर्सिबल एपिसोड ऑफ फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम विदाउट एक्यूट इन्फाक्शन। इसमें ब्रेन सेल की डेथ नहीं होती एंड दैट शुड रिजॉल्व लेस देन 15 मिनट्स। मतलब इसका मतलब ट्रांजिएंट का मतलब फॉर शॉर्ट टर्म, इस्केमिक मीन डिक्रीज ब्लड सप्लाई, अटैक मीन के ब्लड सप्लाई अगर ब्रेन को शॉर्ट टर्म के लिए ब्रीफ कंडीशन में कम हो जाए जिसमें कोई इन्फाक्शन वगैरह ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, टीआईए। और इसके बाद है सेरेब्रल एडीमा, जिसमें फ्लूइड अक्यूमुलेशन इन द ब्रेन पेरेन्काइमा विच लीड टू इंक्रीज आईसीपी। इसकी जो टाइप्स है, साइटोटॉक्सिक एडीमा, वेजोजेनिक एडीमा। अब साइटोटॉक्सिक एडीमा इंक्रीज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड अक्यूमुलेशन ड्यू टू ऑस्मोटिक ड्रैप लाइक सोडियम पोटेशियम एटीपीएच डिस्फंक्शन लीडिंग टू इंक्रीज इंट्रासेल्युलर सोडियम caused by ischemia and hyperammonemia and SIADH। SIADH is syndrome of inappropriate antidiuretic hormone। जब ADH हद से ज्यादा हो जाए, it will retain a lot of water than the normal। That condition is called SIADH, which can cause dilutional hyponatremia and cerebral edema। Vasogenic किस वजह से होती है? Extracellular fluid accumulation due to disruption of blood-brain barrier like ischemia, इसमें लेट होता है, ट्रोमा, हीमोरेज, एरो, मतलब ये है कि इन दी सराउंडिंग वेजोजेनिक एरिया। देखिए जो आप लोगों को ये नजर आ रहा है ये तो हमारे पास क्या है, एक कंट्रास्ट हमारे पास ये सीटी स्कैन है। अब इसमें ये रिंग एनहांसमेंट है, ये रिंग दैट इज कॉल्ड एडिमेटस एरिया। मतलब सेरेब्रल एडिमा, इट इज द accumulation ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द ब्रेन। इट मे बी साइटोजेनिक, साइटोटॉक्सिक इन नेचर, और इट मे बी वेजोजेनिक इन नेचर। ठीक है जी। लेकिन इसके अंदर आईसीपी रेज होती है, तो सिम्टम्स ऑफ रेज आईसीपी दैट विल बी सीन इन द पेशेंट ऑफ सेरेब्रल एडिमा। इसके बाद आता है द नेक्स्ट वन, दैट इज इफेक्ट ऑफ द स्ट्रोक। अगर स्ट्रोक हो जाए तो कौन कौन सी सर्कुलेशन अफेक्ट होती है और फिर क्या हो सकता है। इफ स्ट्रोक कैन मेनली अफेक्ट एसीए, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, it will leads to motor and sensory
कॉर्टेक्स दैट इज डिफेक्ट इन द लोअर लिम्ब, क्योंकि जो ACA है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये हमारी लोअर लिम्ब को ज़्यादा कंट्रोल करती है, और इसमें कंट्रालेटरल पैरालिसिस एंड सेंसरी लॉस, लोअर लिम्ब एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अगर एक पेशेंट है उसको फालिज का अटैक हो जाए तो उसमें सिर्फ लोअर लिम्ब का मसला आ जाए, अगर वो लेफ्ट साइड की लिम्ब मूव नहीं कर सकता और उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, मैंने लेफ्ट साइड बताया है, तो उसका स्ट्रोक जो है वो राइट साइड ब्रेन के अंदर ACA में होगा। तो ACA कैन काज कंट्रालेटरल पैरालिसिस, अपोजिट साइड पैरालिसिस, और इसमें जो प्रीडोमिनेंट एरिया इफेक्ट होती है दे आर कॉल्ड लोअर लिम्ब। इसके बाद आते हैं MCA, मिडल सेरेब्रल आर्टरी। इसको इसलिए मैं इम्पोर्टेंट लिखता हूँ कि स्ट्रोक के अंदर दिस आर्टरी मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। इसमें मोटर एंड सेंसरी कार्टेक्स होते हैं, अपर लिम्ब एंड फेस एरिया। अगर इसमें टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व है तो फिर वर्निकी एरिया अफेक्ट होगी, फ्रंटल लोब तो ब्रोकास एरिया। क्योंकि जो वर्निकी एरिया है इट इज कॉल्ड रिसेप्टिव एरिया सेंसरी। हम जब किसी बंदे को बात करते हैं, आवाज देते हैं, तो आवाज समझना, रिसीव करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ वर्निकी, ये टेम्पोरल लोब में है। फिर उसके खिलाफ जो हम बोलते हैं, बोलना, दैट इज कॉल्ड ब्रोकास एरिया, वो फ्रंटल में है। इन दोनों एरिया को ब्लड सप्लाई देना, दैट इज द फंक्शन ऑफ MCA। बट अगर ये ब्लॉक हो जाए तो फिर ये दोनों डैमेज हो सकती हैं। फिर कंट्रालेटरल पैरालिसिस, सेंसरी लॉस इन द लोअर फेस एंड अपर लिम्ब, aphasia if in dominant, usually left hemisphere, or hemineglect in the non-dominant. Wernicke aphasia associated with right superior quadrant visual field defect due to temporal lobe involvement। सिर्फ इतना आप लोगों ने याद रखना है कि ब्रोकास एरिया जो है ये फ्रंटल लोब में है। B फॉर बोलना, जो हम बोलते हैं वो ब्रोकास एरिया। ये मोटर एरिया है, इसको एक्सप्रेसिव एरिया कहते हैं। और वर्निक एरिया रिसेप्टिव है, जो बात हम करते हैं उसको समझना, दैट इज वर्निकी। और दोनों में जब फालिज का अटैक आ जाना, ये आप लोग को मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, FACE, फेस, फेशियल वीकनेस, आर्म वीकनेस, एंड दिस C स्टैंड फॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखे, इसमें जब भी पेशेंट आता है ना हमारे पास, जो स्ट्रोक वाले पेशेंट होता है, स्ट्रोक वाले पेशेंट हमारे पास किस तरह आता है, मैं आप लोग को एक मिसाल देता हूँ। आप फास्ट लेके चले, फास्ट लेके, फेशियल वीकनेस, आर्म वीकनेस, slurred speech, so TS, it is the time to call ambulance because the patient is in stroke। फिर लेंटिकुलोस्ट्राइएट आर्टरी अगर गई तो उसमें स्ट्राइएटम इंटरनल कैप्सूल डैमेज होता है। इसमें भी कंट्रालेटरल पैरालिसिस एंड एब्सेंस ऑफ कार्डिकल साइन लाइक aphasia या विजुअल फील्ड नेग्लेक्ट, इसके अंदर नहीं होता। इसमें प्योर मोटर स्ट्रोक होता है, मोस्ट कॉमन लोकेशन इज लेकुनर इंफाक्शन ड्यू टू माइक्रो एरिथोमा एंड हाइलीन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस मैनेज बाय द स्पेशली जो लेंटिकुलोस्ट्राइएट आर्टरी है, इट इज सप्लाई द डीपर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। और इसकी जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, इसकी जो ब्लॉकेज है वो यूजुअली हमारे पास किस में होती है, अनकंट्रोल्ड सेकेंडरी हाइपरटेंशन में। लेकिन इसमें जो सेंसरी है वो नहीं होता, एपेजिया भी नहीं होता, लेकिन इसमें जस्ट प्योर हमारे पास क्या होता है, प्योर मोटर स्ट्रोक होता है। इसके बाद आता है पोस्टीरियर सर्कुलेशन अगर डैमेज हो जाए, तो इसमें है PCA, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ऑक्सीपिटल लो। इसमें विजुअल प्रॉब्लम आप लोग को मैं बताऊंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हीमी अनोपिया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोस्पोग्नोसिया, दैट इज नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर। और इसमें जो है लाइक देयर इज ए ग्राफिया इज आल्सो सीन। सिर्फ दो चीज आप लोगों को याद रखनी है कि ACA, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी ब्लॉक से लोअर लिम्ब प्रॉब्लम होता है, MCA से अपर लिम्ब फेस का मसला होता है, और PCA, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जो ऑक्सीपिटल लोब के अंदर सप्लाई करती है, उसमें विजुअल प्रॉब्लम होती है। ये तीन हैंड्स आप लोग याद करेंगे, एग्जाम में इंशाल्लाह आप लोगों से ये सवाल गलत नहीं होगा। फिर है बेजिलर आर्टरी, ये बोन्स, मेडुला, लोअर मिड ब्रेन को सप्लाई करती हैं। इसके साथ कार्डिको स्पाइनल, कार्डिको बल्बल ट्रैक्ट इसमें अफेक्ट होंगे अगर इसमें डैमेज हो जाए। और देखे, एक्चुअली रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इफ स्पेयर्ड, कॉन्शियसनेस इज प्रिजर्व। इसका मतलब ये है कि बेजिलर आर्टरी के अंदर द मोस्ट इंपोर्टेंट, द पेशेंट इज कॉन्शियस बट स्टिल द पेशेंट इज क्वाड्रिप्लेजिया, लॉस ऑफ वॉलेंट्री फेशियल एक्सेप्ट ब्लिंकिंग, माउथ एंड टंग मूवमेंट। इसका मतलब इसमें जो पेशेंट आता है वो आंखें ओपन और क्लोज कर सकेगा लेकिन हाथ पैर नहीं हिला सकेगा, और आपको देखेगा भी। देखिए तीन चीजें, मरीज आपको देखता रहेगा, वो हाथ पैर नहीं मूव करेगा लेकिन आंखें मूव कर सकेगा। इसलिए इस डिजीज का दूसरा नाम
लॉक्ड इन सिंड्रोम है। द पेशेंट इज कॉन्शियस, द पेशेंट इज कॉन्शियसनेस प्रिजर्व, पेशेंट इज लुकिंग बट कांट एबल टू मूव देयर एरिया, दैट इज नोन एज लॉक्ड इन सिंड्रोम, बिकॉज लॉस ऑफ हॉरिजॉन्टल बट नॉट वर्टिकल आई मूवमेंट। एग्जाम के अंदर अगर आ जाए कि लॉक्ड इन सिंड्रोम के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी इज मोस्ट likely affected, think about basilar artery। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हम जाएंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टरी की तरफ, वो है हमारे पास एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी। इसको हम आई का कहते हैं, इंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, इट इज कॉल्ड आई का। इसमें फेशियल नर्व न्यूक्लियाई जाती है, वेस्टिबुलर स्पाइनोथैलेमिक एंड स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों ने समझनी है वो ये है, इसकी जो हमारे पास सिम्टम्स है वो किस तरह आते हैं। पैरालिसिस ऑफ द फेस लाइक अपर मोटर लेजन वर्सेस लोअर मोटर लेजन इन कार्टिकल स्ट्रोक, डिक्रीज लैक्रिमेशन सलाइवेशन, डिक्रीज टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, क्योंकि फेशियल नर्व न्यूक्लियाई जाएगी। वोमिटिंग वर्टिगो नेस्टेगमस, डिक्रीज पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन, व्हाई बिकॉज इन दिस डिजीज स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इज अफेक्टेड और कंट्रालेटरल बॉडी एब्सिलेटरल। लेकिन एब्सिलेटरल हार्नर सिंड्रोम में मायोसिस होता है, इनहाइड्रोसिस होता है, वो भी इसके अंदर आता है। और सेम साइड सेंसरी न्यूरल डेफनेस एंड वर्टिगो, बिकॉज इनर एयर का मतलब इसके अंदर होता है। ठीक है, अब दो चीज़ आप लोगों ने समझनी है कि फेशियल नर्व न्यूक्लियर अफेक्ट आर स्पेसिफिक टू आई का लीजन। जो एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी है उसमें फेशियल नर्व न्यूक्लियाई का लीजन जो है वो मोस्ट कॉमनली होता है और ये इसके अंदर होता रहता है। तो इसमें हमारे पास ये सिम्टम भी आते हैं, सलाइवेशन का कम होना, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग की सेंसेशन कम होना। लेकिन इसमें हॉर्नर सिंड्रोम की जो सेम साइड पे आना है, दैट इज द क्लासिकल फॉर आई का। तो एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, मैं इंशाल्लाह परसों इस पे एक लेक्चर बोर्ड पे डायग्रामेटिकली लेने वाला हूँ। मैं जिस दिन वो अपलोड करूंगा मैं ग्रुप में एक मैसेज भी करूंगा ताकि आप लोग उस डायग्राम को भी इसी के साथ एक आई का को पढ़ाऊंगा और एक पाई का। आई का एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी है, पाई का पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, ये दोनों मैं डिस्कस कराऊंगा। इसमें ये लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखें, इसमें कौन कौन सी न्यूक्लियाई जाएगी। न्यूक्लियस एम्बिगुअस, इट इज द मोटर न्यूक्लियस फॉर CN9 10 एंड 11। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड स्पाइनल लाइक ट्राइजेमिनल न्यूक्लियाई। इसमें क्या होता है, द पेशेंट प्रेजेंटेड विद डिस्फेजिया, हॉर्सनेस एंड डिक्रीज गैग रिफ्लेक्स, क्योंकि इसमें 9 10 दोनों जाती हैं। वोमिटिंग वर्टिगो नेस्टिगमस एंड डिक्रीज पेन टेम्परेचर सेंसेशन फ्रॉम कंट्रालेटरल बॉडी, और यहाँ पे एप्सिलेटरल हॉर्नर सिंड्रोम। इसमें जो पेन टेम्परेचर है अपोजिट साइड की इन्वॉल्व होगी कंट्रालेटरल, लेकिन जो हॉर्नर सिंड्रोम है दैट विल बी क्लासिकली सीन ऑन दी सेम साइड। इसको हम कहते हैं वेलनबर्ग या लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। न्यूक्लियस एम्बिगुअस अफेक्ट आर स्पेसिफिक टू पाइका लीजन, डोंट पिक अ लेम, हॉर्स दैट कांट ईट। तो देखिए डोंट पिक अ लेम, सो डोंट पिक मीन पाइका। लेम का मतलब होता है लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम, ठीक है, लेम लेम लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। हॉर्स मीन हॉर्सेस ऑफ वाइस, कांट ईट डिस्फेजिया, तो डिस्फेजिया with hoarseness and loss of pain and temperature on the opposite side, but absolutely Horner syndrome. Think about posterior inferior cerebellar. तो what is the difference between आइका versus पाइका, ये मैंने आप लोग को बोर्ड पे एक लेक्चर भी लेनी है और इसमें भी मैंने डिस्कस करवाए हैं। फिर है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, दैट इज कार्डिको स्पाइनल ट्रैक्ट, इसमें इफेक्ट होती है। मीडियल लेमनिस्कस या कार्डुअल मेडुला लाइक हाइपोग्लोसल नर्व लेजन, इसमें कंट्रालेटरल पैरालिसिस लाइक अपर एंड लोअर लिम्ब और डिक्रीज कंट्रालेटरल प्रोप्रियोसेप्शन। और इसमें जो टंग होता है ना दैट डिविएट ऑन द सेम साइड, क्योंकि जो हाइपोग्लोसल नर्व है इसके अफेक्ट होने से जो टंग है वो सेम साइड पे डिविएट हो जाएगी। इसकी डैमेज से MMS होता है, ये LMS है लेटरल मेडुलरी पाई का, और ASA एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी लीजन की वजह से हमारे पास क्या होती है, मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। तो caused by infarction of pyramidal branches of anterior spinal artery and vertebral ends love MM ends love MM। तो इसका मतलब ये है
कि आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि एंड्स एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी दे लीड्स टू मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम, ठीक है। तो एक आई का है, एक पाई का है, और इसके अंदर हमने ये भी डिस्कस किया है कि हमारे पास एक एंटीरियर लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम है और एक मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम होता है। फिर है न्यू नेटल इंट्रावेंट्रिकुलर हेमोरेज, ब्लीडिंग इनटू द वेंट्रिकल, शो ब्लड इन द इंट्रावेंट्रिकुलर स्पेस ऑन अल्ट्रासाउंड। अब देखिए वेंट्रिकल के अंदर अगर बच्चों में ब्लीडिंग हो जाए तो उसको हम न्यू नेटल इंट्रावेंट्रिकुलर हेमोरेज कहते हैं। इंक्रीज रिस्क इन प्रीमेच्योर लो बर्थ वेट इन्फेंट originate in the germinal matrix and highly vascularized area within the subventricular zone due to reduced glial fiber support and impaired auto regulation। इसमें जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं उसके अंदर अगर ब्रेन में विद इन द वेंट्रिकल अगर हीमोरेज होती है तो उसको न्यू नेटल इंट्रावेंट्रिकुलर हीमोरेज होता है। इसकी वजह से अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, बल्जिंग फंटाइनल, क्योंकि बल्जिंग इसलिए होती है कि देयर इज रेज आईसीपी, हाइपोटेंशन, सीजर एंड कोमा। तो एक्चुअली न्यूनेट्स क्या होता है, वो बच्चे जिसकी एज जो है 4 वीक से कम हो, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूनेट्स। तो न्यूनेट्स के अंदर ब्लीडिंग को हम क्या कहते हैं, इंट्रावेंट्रिकुलर न्यूनेटल हेमोरेज। तो ये टॉपिक्स थोड़े से मुश्किल थे, थोड़ा सा आप लोगों ने इसको मेहनत करके जनाब देखना है। आखिर में मैं समाप्त करता हूँ कि क्या याद रखना है। सबसे पहले देखिए ACA, दैट इज एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी लीजन, तो इसमें लोअर लिम्ब का मसला होता है। फिर MCA है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक, इसमें फेस और अपर लिम्ब आता है। फिर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इसमें विजुअल प्रॉब्लम आती है occipital लोब। इसमें फिर वर्निकी एरिया, वर्निकी, और इसमें ब्रोकास एरिया दोनों आती है, ठीक है जी। फिर इसमें ये ब्रोकास ये फ्रंटल में है, ये टेम्पोरल में है। फिर इसके बाद है बेजेलर आर्टरी। जो बेजेलर आर्टरी है इसमें बंदा ब्लिंक भी करेगा, आई ओपन क्लोज भी करेगा, वो कॉन्शियस भी होगा लेकिन वो हाथ पैर हिला नहीं सकेगा, लॉक्ड इन सिंड्रोम होता है बेजेलर आर्टरी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ ताकि आप लोग इसको सीखें, बेजेलर आर्टरी। फिर मैंने आप लोग को बोर्ड पे ये समझाना है कि भाई आई का वर्सेस पाई का में क्या फर्क है, ठीक है, ये समझानी है। और आखिर में एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, इसमें ये जो पाई का है इट कैन काज लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम, और ये जो ASA है इट कैन काज मिडल मेडुलरी सिंड्रोम। तो आप लोग उनको एक एक दफ़ा गो थ्रू करके फिर आखिर में इसको एक दफ़ा भी रिवाइज करेंगे, दैट विल बी हेल्पफुल टू रिमेंबर फॉर लॉन्गर टाइम। तो इंशाल्लाह होप आप लोग को समझ चीज़ें आ चुकी होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम आगे फिर पढ़ेंगे एंड दैट विल बी वेरी वेरी ब्रिलियंट टू यू गाइस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।